बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। चेयरमैन नैब के एक्सटेंशन और ईवीएम सिस्टम की मंजूरी वफाकी हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गए तो अपोजिशन की बड़ी जमातों की हुकूमत मुखालिफ सियासी तहरीक चलाने की मुहिम अंदरूनी इख्तलाफात की नजर। पीटीआई हुकूमत CPEC मनसूबों से मुतालिक चीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब। चीन ने 10वें JCC इजलास में पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर दिया और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। वफाकी वज़रा का आवाम को पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख का मशवरा। और जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 3 साल पहले जब इक़्तिदार में आई थी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतसाब का नारा बुलंद किया था, लेकिन 3 साल के बाद एहतसाब की जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बार फिर से ये नारा बुलंद करने की कोशिश कर रही है, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि अगले 2 साल में मजीद एहतसाब होगा। लेकिन दूसरी तरफ आजकल मुल्क की सियासत का जो महवर है वो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला है। इस हवाले से कोशिशें ये की जा रही हैं, हुकूमत ये कोशिश कर रही है और हुकूमत ये चाहती है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। 8 अक्टूबर उनका आखिरी दिन होगा, उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, उसके बाद उन्हें तोसी दी जाए। लेकिन ऑपोजिशन ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है। अब जिस तरह से मरियम नवाज ने भी कहा, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ के हम इस हक में नहीं हैं, मैं इस हक में नहीं हूँ, साथ ही साथ रहनुमा ऑपोजिशन और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर की जानिब से भी तफसीली तौर पर इस पर बात की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि पिछले 3 साल के दौरान नैब को 360 ऑडिट पैराज भिजवाए गए, उनका क्या बना। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब तक करप्शन के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें नैब को भिजवाई गई उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ जो तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया गया उसमें आइन के मुताबिक, आर्टिकल के मुताबिक नैब को यह इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो अगले 2 साल के दौरान या अगले आने वाले वक्त में किसी भी रहनुमा के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ करप्शन का कोई भी केस खोल सकती है और इलेक्शन से पहले भी ये केसेस खोल सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल आजकल जो है वो सियासत में डिस्कस हो रही है कि आया कि ये मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ फरूक नसीम की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब के लिए एक नहीं मुख्तलिफ नामों पर गौर करेंगे। एक तो हम इस पर बात करेंगे और दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि EVM का जो मामला है उस पर हुकूमत ने थोड़ी सी लिचक दिखाई है तो ऑपोजिशन भी मुज़ाकरात करने पर अग्री होती नजर आ रही है। असद कैसर जो है स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी मुलाकात हुई है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर आप इस EVM पर मुतमईन नहीं हैं तो आप अपनी EVM मशीन तैयार करें अगर आप इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ PDM में मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के दरमियान भी कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की खबरें सामने आ रही हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार असद खरल साहब ने। असद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत की अगर सबसे पहले हम बात करें तो उसमें हुकूमत तोसी चाहती है लेकिन ऑपोजिशन तोसी नहीं चाहती। इससे पहले जो एहतसाब का अमल जारी रहा वो हम सबके सामने है। एहतसाब के अमल को हमेशा से मुतनाज़ा किया जाता रहा या मुतनाज़ा हो जाता, वो एक अलग बहस है। लेकिन चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला आपको क्या लग रहा है, ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, मामला कानून में और आइन में बड़ा सीधा सा है कि चेयरमैन नैब जो है उसका एक तो ये है कि उसकी एक्सटेंशन यानी नाकाबिले तोसी उसका ओहदा है। 4 साल के लिए चेयरमैन जो नैब है उसका तकर्रर किया जाता है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसकी मीनिंगफुल कंसल्टेशन के हवाले से, क्योंकि इस हवाले से कंसल्टेशन के ऊपर भी बाकायदा एक मामला आया था और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह की कि कंसल्टेशन का मतलब ये है कि वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। अब जो हुकूमत है वो चाहती है कि एक तो चेयरमैन नैब को तोसी दी जाए, तो उसके लिए आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। दूसरी जानब ये है हुकूमत आर्डिनेंस जो है उसके ज़रिए ये करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हुकूमत के वज़रा ये ओपनली कह रहे हैं कि हमने चेयरमैन नैब के मामले में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे किसी किस्म की कोई मशावरत या कंसल्टेशन नहीं करनी, क्योंकि उनके ऊपर नैब के केसेस हैं और वो मुल्ज़म है, तो लिहाजा उनसे किसी सूरत भी हम नहीं करेंगे। अब इसके लिए या तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, अब उसका क्या सूरत हाल बनती है। और दूसरा हुकूमत की ख्वाहिश यकीनन यही है, अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल साहब जो है उनको ही कंटिन्यू किया जाए। उसके लिए तो फिर आर्डिनेंस लाना पड़ेगा या आइन के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वरना जो मौजूदा कवानीन है या रूल्स एंड रेगुलेशन उसके तहत हुकूमत विदाउट कंसल्टेशन, और कंसल्टेशन तो पहली मरतबा की बात है। अब मामला ये है कि नाकाबिले तोसी है, उसके अंदर भी अमेंडमेंट आपको लानी पड़ेगी। तो ये सारा मामला जो है इसको पार्लियामेंट के जरिए ही हल किया जा सकता है,
या फिर ऑर्डिनेंस की शक्ल में कोई इसका रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस में जाती है हुकूमत, उसके लिए तो खरल साहब फिर अपील का हक होगा ऑपोजिशन के पास मौजूद। लेकिन एक चीज यहां पर कहिएगा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में हुकूमत तौसी चाहती क्यों है? अगर आपको याद हो तो इससे पहले चेयरमैन नैब के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से ही किया जाता रहा, खान साहब की तरफ से ही किया जाता रहा, और फिर अब खुद ही वो चाहते हैं कि मुद्दत मुलाजमत में तौसी हो जाए। देखिए, हैरान कुन बात यह है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो मौजूदा हुकूमत लाई और उनको हुकूमत निकालना चाहती है। और ये चेयरमैन नैब जो है ये शाहिद खाका नवासी प्राइम मिनिस्टर थे, नून लीग की जानब से हुकूमत थी, और साथ खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये वो लाए थे। और अब हुकूमत इनको कंटिन्यू करवाना चाहती है, इनको एक्सटेंड करना चाहती है। तो ये अजीब मंतक है। इन्हीं चेयरमैन के ऊपर अगर देखा जाए तो नून लीग की जानब से, पीपल्स पार्टी की जानब से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सामने आया। उसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा निशानदेही की हुकूमती वुज़रा की जानब से, हुकूमत की जानब से भी क्रिटिसिज्म आया। अब हुकूमत ही उनकी एक्सटेंशन चाह रही। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि मौजूदा चेयरमैन नैब इसलिए हुकूमत इनको एक्सटेंड करना चाहती है क्योंकि इनको सिर्फ अपोजिशन के केसेस नज़र आते हैं, और जो हुकूमती मशीनरी या हुकूमती वुज़रा है या हुकूमत की मौजूदा जो करप्शन है, ये इस हवाले से इरेगुलरिटीज़ हैं, वो चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आती, इसलिए हुकूमत इनको एक्सटेंड करना चाहती है। और जिस तरह राना तनवीर जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उनका भी आपने हवाला दिया कि उनका कि नैब को हमने इतने ऑडिट पैरा भेजे हैं, उसके ऊपर जो कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही शाहिद खाका नवासी जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के जो रहनुमा है, वो भी ये कहते हैं, और भी नून लीग या पीपल्स पार्टी की जानब से इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात। लेकिन खरल साहब, ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात, सारे स्टेटमेंट, जितने भी नैरेटिव बिल्ड हो रहे हैं, हमें नून लीग की तरफ से तो नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई एज सच मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये खातिर खा कोई बयान सामने नहीं आ रहा। ना ईवीएम के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से सामने है जिस तरह से ऑपोजिशन आती है, और ना अब इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बयान दे रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मामलात आपको पता है कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को पहली मरतबा एक मौका मिला है एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का। पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा मौका मिला है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह के उसके साथ उसके अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी की बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं वो भी आपको पूरी होती नज़र आ रही हैं। अब देखिए, जरदारी साहब के ऊपर वो किधर गए, वो गिरफ्तारियां हो रही थी, वो नोटिस आ रहे थे, वज़ीर आला सिंध के हवाले से, मुराद अली शाह साहब के हवाले से खबरें आ रही थी जी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो सारी चीज़ें किधर चली गई? जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर, फरियाल ताजपुर साहबा के ऊपर, सागा सराज दुरानी, बहुत सारे उनके जो रहनुमा, उनके जो केसेस हैं उनके अंदर वो उस तरह की इदारे एक्टिव आपको FIA नैब नज़र नहीं आते जिस तरह के नून लीग के रहनुमाओं के ऊपर जो केसेस हैं उसमें जो एक्टिव नज़र आते हैं। तो इसलिए शायद पीपल्स पार्टी को अपनी मुरादें मिल रही हैं, और वो इस सेटअप से, इस सिनेरियो से वो खुश भी है, और इस तरह लग रहा है कि वो हुकूमत को आगे कंटिन्यू करने में उसका बड़ा साथ है। और PDM के अंदर जो टूट फूट हुई, या जिस तरह से लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के ऊपर ये एक डेडलॉक सामने आया, इस तरह बहुत सारे ऐसे मामले। तो इसका मतलब है पिछले हफ्ते के दौरान जो कुछ खबरें ज़राए के मुताबिक गर्दिश कर रही थी खरल साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाली हुकूमत में कुछ न कुछ हिस्सा मिल जाएगा, तो ये खबरें फिर इसका मतलब है अंदरूनी तौर पर कोई ना कोई सदाकत है इनमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान कुछ ना कुछ आगे जाकर हो सकता है। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है पंजाब के अंदर वो शेयर लेने की कोशिश कर रही है, और ख़ास तौर पे आप देखें कि साउथ पंजाब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसफ जरदारी साहब, उनके वहाँ पे राब्ते भी हैं, वहाँ पे वो कंपेन भी कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है या वो ये समझ रहे हैं कि पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर से कुछ ना कुछ सीटें जो हैं वो इजाफा कर पाएंगे। और खरल साहब, दूसरी तरफ नून लीग की अगर हम बात करें, नून लीग की बात करें तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो चीजें आई वो हमारे सामने हैं। PDM का शराजा जिस तरह से बिखरा वो भी हमारे सामने है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो ये फिर इनका क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, PDM जो थी एक मफादात का एक मरगूबा था, उसके अंदर हर बंदे ने अपने मफादात लेने के लिए उसको इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ साहब या मरियम साहबा चाहती कि इस प्लेटफार्म को हम अपने लिए इस्तेमाल करें, पीपल्स पार्टी जो है उसने अपने लिए उसको प्लेटफार्म को इस्तेमाल किया, और मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते थे कि इस सारी जमातों के जरिए वो अपने लिए इस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करें।
मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरीके से आए और उन्होंने लॉन्ग मार्च और धरना दिया और जिस तरीके से उन्होंने कौम को खुशखबरियां और ये अपोजिशन को दिखाए बाग, वो तो आपने देखा कि वो तो मायूस लौट गए। उसके बाद वो एक बंद गली में चले गए। नवाज शरीफ साहब ने भी अपना उल्लू सीधा कर लिया, वो बाहर चले गए। जरदारी साहब के केसेस भी वो कराची शिफ्ट हो गए, ऑलमोस्ट वो पिंडी से जो मामलात थे वो जेल से भी बाहर आए हैं, जमानत पे हैं, और वो इस तरीके से बाकी भी जो उनके रहनुमा उनके ऊपर भी वो सख्तियाँ या सोबतें वो नहीं रही। तो लिहाजा मौलाना साहब को इसलिए तफजात है कि उनको तो कुछ मिला नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर पीडीएम से छोड़ के मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग की आप कह रहे हैं, नून लीग के अंदर जिस तरह धड़ेबंदी और इंतशार है, वो पार्टी के अंदर बहुत सारी तकसीम है। जो पार्लियामेंटेरियन है, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो वोट्स के जरिए आए हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, और जो सिलेक्टेड हैं या जो मखसूस नशिस्तों वाले हैं खवातीन या इस तरह के जो रकान, वो मरियम साहबा के साथ है। वो तो फिर अगले इंतखाबात में वजीर आजम के उम्मीदवार किसको देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को या मरियम नवाज को? इसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है उस पर कोई इत्तफाक राय होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हर दफा जब इलेक्शन होता है तो ये कहते हैं धांधली हो गई है। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि एक नया सिस्टम जो है, ईवीएम जो है, उसके अंदर अगर तफजात हैं तो अपोजिशन अपनी कोई ईवीएम का कोई नया मॉडल लेके आ जाए, किसी और मुल्क से लेके आ जाए, जो उसके अंदर खामियां उसकी निशानदेही करे। ये वाद हुकूमत है जो चाहती है कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स हो, ठप्पा माफिया का खात्मा हो, ये जो वोट जाली है इसको रोका जाए। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, हमारे साथ मौजूद थे। तमाम पार्टियों के अपने अपने मफादात हैं और हर पार्टी अपने मफाद की जंग लड़ रही है, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में है। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि इस अब जाती मफादात की जंग में मुल्क में जो गरीब अवाम है उनका क्या कसूर है। देखते हैं मुस्तकबिल में हालात किस तरफ जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अंदरूनी तौर पर तो सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ CPAC जिसके हवाले से कहा जाता था कि गेम चेंजर होगा, उसके हवाले से भी इजलास हुआ, 10वां इजलास हुआ और कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, कुछ मजीद इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ जी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाक चीन दोस्ती बहुत अहम है और पूरे दुनिया में इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है और CPAC इसका मज़हर है। और CPAC के हवाले से कहा जाता था कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन 22 सितंबर को जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए CPAC हैं खालिद मंसूर, उनकी जानिब से यह कहा गया कि चीन की सैकड़ों कंपनीज को CPAC मंसूबों पर कुछ मसाइल दरपेश हैं। उनकी जानिब से कहा कि हुकूमत मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है, मुतल्लिका वजारतों के जरिए मसाइल हल करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो JCC का 10वां इजलास हुआ, उसमें वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और जो चीन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसके साथ उन्होंने बोला कि चीन को हिफाजती मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस पर जामे हिकमत अमली बनाई है। चीनी कारकुन गुज़िश्ता साल ही वापस आ गए तो उन्हें बेहतरीन सिक्योरिटी दी और काम दोबारा शुरू हो गया था। लेकिन अब इस पर इत्तफाक़ राय हुआ है कि जो पावर के मंसूबे हैं उसके हवाले से जो टैक्सेस थे उस पर चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना दी जाए। साथ ही साथ कोयले से जो बिजली की पैदावार का तमाम तर मंसूबे थे जो पहले से जारी थे वो जारी रहेंगे, लेकिन नए मंसूबों का आगाज नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन बिजली के माहदों पर टैरिफ तब्दील ना करने पर मुत्तफिक हुआ है। इस सारी सूरत हाल पर जरा हम बात करेंगे कि CPAC के जो तमाम तर प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, जिस तरह से तातुल का शिकार हुए, जिस तरह से तमाम तर मामलात बीच में रुक गए, इनकी क्या वजूहात रहीं, पाकिस्तान को मजीद क्या करना चाहिए। CPAC पर काम की सुस्त रवि से चीनी कंपनीज भी इस हवाले से हमें परेशान नजर आई और चीन की तरफ से भी कहा जाता रहा और अब यह कहा यह जा रहा है कि इस मंसूबे पर गौर किया जा रहा है कि गवादर से कराची, कराची से अफगानिस्तान और उसके बाद मजार शरीफ जो अफगानिस्तान का शहर और वहां से फिर आगे ताशकंद तक का ये ट्रैक बनेगा। तो सारी सूरत हाल पर हम जरा बात करते हैं। यासिर मसूद साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं, IR एक्सपर्ट भी हैं, जबकि डायरेक्टर मीडिया CPAC भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपके वक्त का। यासिर साहब, ये सारी जो सूरत हाल चल रही है CPAC के हवाले से चीनी कंपनीज की जानिब से भी परेशानी का इजहार किया गया, साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि हम बाकायदा तौर पर जो है वो कोऑपरेट करेंगे। CPAC के हवाले से बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। जो भारत है वो भी इस हवाले से बहुत सारी कोशिशें करता है, बहुत सारे प्रोपेगेंडास करता है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो प्रोजेक्ट्स चलते रहे इस पर थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालिएगा कि मामलात और वजूहात रही क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, जैसे हम जानते हैं कि CPAC को हमने जब से ये स्लोगन दिए हैं, जैसे कि हम इसको गेम चेंजर कहते हैं, इसको जिपर ऑफ यूरेशिया का नाम दिया जाता है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये स्लोगन्स इसको क्यों एट्रीब्यूट किए हैं और चाइना ने भी क्यों किए हैं। उसकी वजह यह है कि CPAC की इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली मैनीफोल्ड है। सबसे बड़ी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कनेक्टिविटी है। साउथ ईस्ट एशिया और इवन साउथ एशिया ये लीस्ट कनेक्टेड कंट्रीज़ आते हैं पूरी दुनिया में।
तो उस वजह से अगर हम कहते हैं कि सी पैक की इम्पोर्टेंस जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और बियॉन्ड यूरोप के लिए जो है ये सेंटर ऑफ एपी सेंटर बनेगा कनेक्टिविटी का। अब आपके मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि सी पैक में जब आउटसाइड क्रिटिसिज्म होता है, जैसे कि हमने देखा है बारहा इंडिया मुसलसल जो है वो सी पैक के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और क्यों फैला रहा है उसकी वजह ये है कि इंडिया और दूसरी ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स का शिकार रहे, पाकिस्तान में अमन ना आए। ये सिक्योरिटी के जितने भी खदशात हैं सी पैक से रिलेटेड वो इसी बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि जितनी पाकिस्तान में अनरेस्ट होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डंप हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जब तक इंटरनल जो क्रिटिसिज्म है कई हद तक वो भी जस्टिफाइड है। जिस तरह हमने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, यानी कि अगर हम सी पैक की पूरी बास्केट देखें तो टोटल जो है वो 44 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से अभी तक अराउंड 21 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है, जिसमें से बहुत सारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी तो हैरत की बात यह है कि अब तक तो काफ़ी प्रोग्रेस हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 2018 तक ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे और उसके अलावा एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन पे चले गए थे, और हमने कहा कि अब हम सेकंड फेज में एंटर हो गए। लेकिन जिस रफ्तार के साथ यासिर साहब सी पैक पर काम शुरू हुआ था, सी पैक पर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ था, उसके बाद ये लग रहा था ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी अपनी तकमील की तरफ पहुंचेंगे और पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा, चीन के लिए भी फायदा होगा। लेकिन सुस्त रवि का शिकार हो गया। जिस तरह आपने 21 प्रोजेक्ट्स का कहा, बाकी प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो सका, उनकी क्या वजूहात क्या रही? क्या हमारी हुकूमत की जानिब से जो प्रोजेक्ट रिव्यू में चले गए थे वो वजूहात रही या दीगर कोई मसाइल दरपेश रहे? देखें, जहां तक रिव्यू की बात है तो अभी तो आज ही की खबर है कि जो खालिद मंसूर साहब हैं जो कि सी पैक अथॉरिटी के हेड हैं, उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया है कि सी पैक के प्रोजेक्ट्स में जिस किस्म के शकूक और शुबहात इस गवर्नमेंट ने उठाए थे, करप्शन के एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, ऐसी कोई बात नहीं मिली। विच मीन्स के सी पैक अभी तक अगर हम 2018 के बाद से भी अगर देखें तो ट्रांसपेरेंट रहे हैं। अनड्यू क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि सी पैक के ऊपर जो हमने लोन वापस करना है, इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है चाइना ने कि 20 से 25 साल में आपने लोन वापस करना। एक चीज, और दूसरी चीज ये है कि तकरीबन जो इंटरेस्ट बनता है वो 2.34% बनता है, जो आपके IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी जितने भी लेंडर्स हैं जिनसे हम लोन लेते हैं उनकी रेशो 5 to 7 to 10% जाती है। तो दुनिया में ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपको इतने कम इंटरेस्ट पे जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स लगा के देता है? ज्यादा तो इसमें इन्वेस्टमेंट है, कम प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के जिसके ऊपर जो है हमने लोन वापस करना है, और वो भी 20 से 25 सालों में। अगर उस रेशो से देखा जाए तो ये बहुत ही कम लोन बनता है, पाकिस्तान के ऊपर बर्डन नहीं बनता जी। दूसरी आपकी बात के सुस्त रवि का शिकार बिल्कुल हुआ है, और उसकी रीजन मेरा ख्याल है कि लैक ऑफ कैपेसिटी रही है, लैक ऑफ विजन रहा है और लैक ऑफ प्रोमिसेस रहे हैं। क्योंकि 10th JCCU को भी अगर हम देखते हैं तो ये काफी डिले हुआ है चाइनीज साइड की तरफ। कुछ दिन पहले जो चाइनीज इस वक्त एम्बेसडर हैं, उन्होंने काफी इस चीज को ओपनली, बल्कि मीडिया में भी ये बात आई है कि उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया करंट गवर्नमेंट से, कि सी पैक की जो रफ्तार थी उसमें काफी कमी आई है। अब तक तो ये हो जाना चाहिए था कि जब हम कह रहे हैं कि हम सेकंड फेज में एंटर हो गए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, खुशहाली की बात हो रही है। और यासिर साहब, ये जो इस ट्रैक की बात हो रही है, गवादर से कराची, देन मजार शरीफ और ताशकंद तक, इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी देखिए, कल की अगर हम JCC की बात करते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रूट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बात हुई है, पेशावर मोटरवे की बात हुई है। इसके अलावा दीर और चकदरा का जो एरिया है उसमें कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। फिर आपके गिलगित से शंदूर तक जो रूट जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। फिर आपसे जोब और DI खान का जो है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ML1 के ऊपर जो है वो कोई डिस्कशन नहीं हुई, उस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई। तो ML1 वहीं का वहीं है और उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही।
सीपैक के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो तातुल का शिकार हैं, सुस्तरवी के मंसूबे शिकार रहे और चाइनीज़ कंपनीज़ की जानिब से भी इजहार किया गया, तशवीश का इजहार किया गया और वो मुतमईन नहीं रहे। लेकिन इस सूरत हाल पर इस हवाले से बात हो रही है और जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और ये खुशाइंद है। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की महंगाई के हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। महंगाई है कि वो बढ़ती जा रही है लेकिन हुकूमत दिलासे देने में मसरूफ है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या बाकी के जो 2 साल हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उसमें सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी? और खान साहब का जो नारा था कि गुर्बत का खात्मा करना है, और हमें लग रहा है कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि गरीब का खात्मा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अब हुकूमत ये एतराफ़ कर रही है कि गर्दिशी कर्जों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल के जो गर्दिशी कर्जे हैं वो 50% इजाफा हुआ है। इस एतराफ़ के साथ हुकूमत सामने आ गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और हकाइक भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुल्क में बिजली की जो पैदावारी लागत है उसमें 60% इजाफा हो गया है। कुदरती गैस से गुज़िश्ता साल की निस्बत गुज़िश्ता माह 62 पैसे फी यूनिट महंगी बिजली पैदा की गई और एक साल में LNG से बिजली की पैदावारी लागत 6 रुपए 42 पैसे फी यूनिट बढ़ गई है और LNG से बिजली का यूनिट 7.02 रुपए से महंगा होकर 13.44 रुपए में पैदा हो रहा है। अब यही नहीं सूरत हाल, इसके अलावा और भी है। स्टॉक मार्केट की भी सूरत हाल कुछ नजर बेहतर नहीं आ रही है, बदतरीन सूरत हाल है। हम अगर देखें कि दरामदी शोबों की डिमांड बरकरार रहने के बायस जुमेरात को, यानी कि जो गुज़िश्ता जुमेरात थी उससे ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर की उड़ान जारी रही और एक हफ्ते के वक्फे के बाद डॉलर की इंटरबैंक रेट दोबारा 169 रुपए से तजावुज कर गया है। जिस तरह से ये सारी सूरत हाल चल रही है, उसके बाद क्या हमारे मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है? ये इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ जो है गंदम भी सबसे महंगी दरामद की जा रही है और आज जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें भी अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से भी ये मुद्दा उठाया गया कि जिस तरह से हुकूमत सारी चीज़ों को लेकर चल रही है तो आने वाले वक्त में महंगाई में इजाफा होगा। तो हम सारी सूरत हाल पर जरा बात करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, दरामदी शोबा जो है उसको किस तरह से बूस्ट दिया जा सकता है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। बेग साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है, ऑल्दो ये आखिर में पूछना चाहिए लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आने वाले वक्त में आप किधर देख रहे हैं पाकिस्तान को मुआशी तौर पर? देखिए, ये बात अगर कोई पूछे, हुकूमत ने भी एतराफ़ किया है, वज़ीर आज़म साहब ने भी कल कहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से खाने पीने की अशिया की डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म में हमारी डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमारे रिजर्व्स इतनी इजाज़त नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आइंदा सालों में अगर एग्रीकल्चर रिवाइव नहीं हुई, एग्रीकल्चर ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, खाने पीने की अशिया हम अपने तौर पे पैदा नहीं कर सके, तो मुल्क में भूख का खतरा है। ये बहुत बड़ा, बहुत ही हैवी एक स्टेटमेंट है, जिसमें फेमिनिन के लिए आप कह रहे हैं कि मुल्क में भूख फैल सकती है। और ये हमारे मुल्क के लिए इसलिए अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान दरअसल एक ज़रूरी मुल्क है। हमारे पास सबसे बड़ा ऑपरेशन निज़ाम है, हमारे पास मेहनत का किसान है, हमारे पास 4 सीजन है। एक वक्त वो था कि हम एक्सपोर्ट करते थे गेहूं भी, चावल भी, दालें भी, खुर्दनी तेल भी, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब चीजें हम, वीट, गेहूं, तो आज ये सब चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। ये हमें फिक्र है कि ये क्या बात हो गई है। एक बात तो ये कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हमारी कम हुई है, एग्रीकल्चर पे हमने तवज्जो नहीं दी, कल्टीवेशन एरिया कम हुआ है। कॉटन की जो 13 मिलियन बेल थी वो इस साल 8 साढ़े 8 मिलियन बेल बहुत मुश्किल हो सकी। तो ये सबसे पहले तो मेरे आपके सवालों के जवाब में ये कहना है कि एग्रीकल्चर को संभाले। खुदारा पाकिस्तान ज़राई और सनती मुल्क था, आपने उसको ट्रेडिंग स्टेट बना दिया है, इंपोर्ट करके मार्केट में हर चीज सप्लाई हो रही है। ये हमारा मुकद्दर नहीं है। हमने खाने पीने की अशिया में फूड सिक्योरिटी न सिर्फ मुल्क में फराहम करनी है बल्कि आसपास के ममालिक को, गल्फ कंट्रीज को हमने फूड सिक्योरिटी के लिए प्रपोजल दिए हुए थे कि यहाँ पे वो अपना अजनास उगाएं और उसको हम एक्सपोर्ट करें। लेकिन पहली चीज बेग साहब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चरल का सेक्टर है वो बैकबोन की हैसियत रखता है और हम तो हैं ही एक ज़राई मुल्क और इसी तरह से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ हम हमेशा से शोज में बात भी करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स में भी ये बात होती है, तो हमारे यहाँ ज़राअत पर क्यों तवज्जो नहीं दी जाती? जिस तरह से आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम एक ट्रेडिंग कंट्री बन चुके हैं, हम ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम ज़राअत पर तवज्जो नहीं दे रहे, क्या वजूहात हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमने कोई नए बीज दरियाफ्त नहीं किए। हमारे 20 किस्म के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एक ने कोई काम नहीं करा।
एंड आई रिपीट, आपके चैनल के जरिए अगर कोई है माइक हलाल साबित कर दे। मैंने 92 में स्पिनिंग मिल लगाया था। कॉटन जब मैं लेता था तो 2 तरह के कॉटन के बीज थे जो कॉटन आती थी, सिंध से K68 और पंजाब से MNH 93। आज भी वही के वही 2 ही बीज हैं, 2.5 बीज नहीं हुए हैं काशिफ साहब। कोई नया रिसर्च नहीं हुआ है। अब रिसर्च में कौन से बीज दरियाफ्त कर रहे थे? इन्होंने हाई यील्ड जो ज्यादा पैदावार दें। अभी हमें 35 मन एक एकड़ से कॉटन मिलती है। जो हाई यील्ड बीज यूज है उसमें 65 और 70 मन जो है फी एकड़ पैदावार है। उससे पैदावार दोगुनी तिगुनी हो जाती है। इंडिया का 6 साल पहले कॉटन की प्रोडक्शन थी 18 मिलियन बेल। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहां पे 37 मिलियन बेल की प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज में उनमें तसलसल नहीं था। पहले जहांगीर तारीन साहब के हाथ में थी, फिर खुसरो बख्तियार साहब के पास चली गई, फिर जमशेद साहब के पास आ गई। तो ये तसलसल ना होना एक वजह हो सकती है। देखिए, ये तो हमारे मुल्क अलमिया रही है कि हमारी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ये देखिए, हुकूमत आई थी, इन्होंने मार्कअप 13.25% कर दिया था और रुपये को 35% डिवैल्यू करके 168 रुपीज पे ले आए थे। फिर सर पकड़ लिया इन्होंने, क्या है इससे तो हमारे कर्जे बढ़ गए, आए रुपये से तो महंगाई आ गई है। फिर उन्होंने इसको रिवर्स करा और पॉलिसी रेट को 7% पे लाए। इस महीने उन्होंने उसको 7.25 किया है, लेकिन उससे आपके जो बैंकों के मार्केट थे वो कम हुए। फिर इसी तरह रुपये को आप नीचे लेकर आए, 152 पे ले आए। अब वो फिर जाके शूट करके, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है और ये अच्छी बात है कि स्टेट बैंक मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, आर्टिफिशियली डॉलर को और रुपये को नहीं मैनेज कर रहा है। तो अब फिर 169 पे पहुंच गए। ये जो महंगाई मुल्क में आई है उसका फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है लेकिन बेग साहब, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं इसको अगर इस तरह से कंक्लूड कर दूं कि इससे पहले पिछले महीने तो 1.02 बिलियन डॉलर जो है वो स्टेट बैंक ने मार्केट में फेंके। बट एनी हाउ आई गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिर्जा इफ्तार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है। हुकूमत की पॉलिसीज जब तक बेहतर नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट नहीं मिल सकता। हमारी पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है। खासतौर पर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कोई भी शोबा, सिर्फ इकोनॉमी नहीं, कोई भी शोबा तरक्की नहीं करेगा। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के